हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो हम लोग क्लास 4th की ईवीएस का अभी चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। तो जो आपने क्लास 4th की ईवीएस का 6th एंड 7th चैप्टर पढ़ा है ना, उसी का ये आगे कंटिन्यूएशन है। अब ओमना जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के घर पर पहुंच गई है। ठीक है, तो अभी जो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से सिर्फ हम उतना पढ़ेंगे जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। इन मैनी पार्ट ऑफ द केरला द फेरी एंड अदर काइंड ऑफ बोट्स आर कॉमनली यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। केरला के बहुत सारे पार्ट में फेरी का यूज किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए। फेरी क्या होता है? एक बोट होती है, ठीक है, एक तरीके की ये नाव होती है। शायद यहाँ पर एक पिक दिखाई भी हुई थी अभी, एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको, ये रही। ये क्या है? ये है फेरी। ठीक है, इसका यूज किया जाता है समुद्री इलाकों में। ओके, अब यहां पर ना मैं आपको केरला को लेकर दो चार इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूं जहां से क्वेश्चन मेनली आता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ये तो अभी हम ईवीएस कर रहे हैं, पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, तो केरला का पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप ना पेपर 2 की भी साथ साथ तैयारी कर रहे हो एंड आपका मेन सब्जेक्ट एसएसटी है, तो आपको ये वाला पार्ट पढ़ना जरूरी है जो मैं अभी पढ़ाऊंगी आपको। क्यों? क्योंकि एसएसटी वाले बच्चों से फ्रीक्वेंटली वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथ साथ आपका पेपर 2 का भी ये मैं आपको क्लियर करा देती हूँ। देखो, केरला जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि केरला जो है एक तरफ तो सी एरिया से सराउंडेड है एंड केरला जो है एक तरफ तो सी एरिया से सराउंडेड है एंड दूसरी तरफ से ये हिली एरिया से सराउंडेड है। मतलब एक तरफ तो समुद्री इलाका हो गया जिसे हम क्या कहते हैं? कोस्टल एरिया। दूसरी तरफ ये पहाड़ी इलाकों से सराउंडेड है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सी एरिया है यहां पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोट्स का यूज होता है। तो यहां पर कौन सी बोट बताई है? फेरी। तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सी बोट का यूज होता है? फेरी। अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 1 में हमने वल्लम पढ़ा था। वल्लम क्या है? एक तरीके की स्मॉल बोट है। इसका यूज बच्चे करते हैं जब बच्चों को स्कूल जाना होता है ना, तो केरला में कुछ पार्ट्स में वल्लम का यूज किया जाता है। वल्लम इज काइंड ऑफ अ स्मॉल बोट, छोटी नाव होती है जिससे बच्चों को स्कूल पहुंचाया जाता है सी एरिया को क्रॉस करके। आई बात समझ में? तो ये दो पॉइंट तो ईवीएस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो गए कि आपको दोनों बोट का नाम याद रखना है, फेरी एंड वल्लम। फेरी जहां पर लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं सी एरिया में। दूसरा वल्लम, वल्लम का यूज करके बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर हिली एरिया की बात की जाए तो ये चीज पेपर 2 की तैयारी करने वाले बच्चों को ध्यान में रखनी है। हिली एरियाज में यहाँ पर स्पाइसेस अबंडेंट मात्रा में ग्रो होती हैं। कौन कौन सी स्पाइसेस ग्रो होती हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पेपर मतलब काली मिर्च, क्लोव्स मतलब लौंग, कार्डेमम मतलब इलायची। ये जो क्वेश्चन है ना, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने भी एसएसटी की तैयारी भी कर रहे हो ना पेपर 2 में, वो ध्यान रखना कि केरला का जो हिली पार्ट है वहां पर स्पाइसेस अच्छी मात्रा में ग्रो होते हैं। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। तो कौन कौन से मसाले? जैसे कि पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपने ना बच्चों को ये भी बताना है कि भाई बोट्स का यूज क्यों किया जाता है। ओके, जैसे फेरी एंड साथ साथ यहाँ पर आप वल्लम का भी एग्जाम्पल दे सकते हो जो आप ऑलरेडी क्लास 4th की ही ईवीएस के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो। यू कैन ऑल्सो आस्क चिल्ड्रन अबाउट बोट राइड्स दैट दे हैव टेकन। आप बच्चों से भी उनका एक्सपीरियंस ले सकते हो कि भाई वो जब नाव में उन्होंने राइड किया होगा उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, पहले के सीटेट के एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आया हुआ है कि जो टिकट होती है, रेलवे टिकट, उस पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। ठीक है, तो वहां पर ना 5 इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। 1 2 3 4 5। वैसे तो देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, लेकिन ये 5 आपको ध्यान रखनी ही रखनी है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेलवे टिकट पर आपका ट्रेन नंबर होता है। तो जरा इसमें टिकट, ये टिकट है, ठीक है, ये टिकट है, इसमें देखो ट्रेन नंबर कहाँ है। ये रहा ट्रेन नंबर
9037, ठीक है। क्या है ट्रेन नंबर? 9037। खैर हमने ट्रेन नंबर तो क्या ही याद रखना, आपको बस ये 5 चीजें याद रखनी है, ये वाली 5 चीजें। अब दूसरा देखो, द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ जर्नी, जब आपने जर्नी अपनी यात्रा शुरू करनी है उसकी डेट भी लिखी हुई होती है। जैसे कि अगर आप आज जाओगे तो आज की डेट लिखी होगी, कल जाओगे तो कल की डेट लिखी होगी, 1 महीने बाद जाओगे तो उसकी डेट लिखी होगी। ये रही डेट 24/12/2006, दैट मीन्स 24 दिसंबर 2006। फिर आपका बर्थ एंड कोच नंबर भी लिखा होता है। अब देखो यहां पर है कोच नंबर, ये रहे 3 कोच, एंड ये हो गया आपका बर्थ। बर्थ का मतलब होता है सीट जहां आप बैठोगे, 21, 23, 22, ठीक है। एंड ये भी लिखा होता है LB मतलब लोअर बर्थ, SL मतलब साइड में जो होती है, UB मतलब जो अपर बर्थ होती है, ये भी लिखा हुआ होता है। ओके, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? 21, 23 एंड 22। नेक्स्ट है द फेयर। फेयर क्या मतलब क्या होता है कि कीमत कितनी है ना। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आपके टिकट की कीमत कितनी है, द कॉस्ट ऑफ द टिकट, आपका कितना खर्चा हुआ है। तो तीनों का कितना खर्चा टोटल मिलाकर? 2578, तो ये लिखा हुआ। इसके अलावा द डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस भी लिखी हुई होती है, ये देखो किलोमीटर में 643, ठीक है। तो ये क्या है? ये किलोमीटर में यहां पर डिस्टेंस भी लिखी हुई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये पांचों की 5 चीज। ओके, इनको अच्छे से ध्यान में रखना, रट लेना इनको बिल्कुल, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, चलो मैं आपको पहले वो क्वेश्चन ही दिखा देती हूं, ये वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोट्टायम फ्रॉम कोझिकोड, ठीक है। कहां पर है कोझिकोड? यहां पर देखो कहीं पर है, एक सेकेंड, ये रहा। कोझिकोड से कोट्टायम का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप ना इसके डिस्टेंस को, डिस्टेंस देखते हैं कहाँ लिखा है, ये रहा डिपार्चर टाइम डिस्टेंस, देख लो, ठीक है। आप ना क्या क्या करना है, इनके टाइम को जो है आपने ये बताना है ना यहाँ पर कि भाई कितना टाइम लगता है, ठीक है। आई थिंक टाइम ही पूछा हुआ है, हाउ मेनी आवर्स, आवर्स पूछे हैं। तो आप डिस्टेंस इनका माइनस करोगे ना, तो माइनस में करोगे तो 6 आएगा। और वैसे भी अगर आप यहां से देख सकते हो 2, 2, 4 और 2, 6, ठीक है। तो यहां पर तो कोट्टायम आ ही गया, तो 6 आवर्स इसका आंसर हो जाएगा, है ना। EVS के साथ साथ मैथ्स भी आनी चाहिए भाई, तो 6 आवर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू ब्रिंग अ रेलवे टाइम टेबल टू द क्लास। अब आपने क्या करना है, बच्चों के सामने ना जो रेलवे टाइम टेबल होता है वो लेके आना है। क्या होता है ना, बच्चे जब रियलिटी में कोई चीज देख लेते हैं ना, तो उनको ना इजीली चीजें याद हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। हेल्प द चिल्ड्रन टू लर्न हाउ टू रीड द टाइम टेबल। अब आपने बच्चों को हेल्प करनी है कि इस टाइम टेबल को, जो रेलवे टाइम टेबल है, उसको पढ़ो, ठीक है। Now you can use the timetable to devise many interesting activities to teach geography, mathematics। इस जैसे कि ये जो टाइम टेबल है, ऐसे टाइम टेबल का यूज करके आप जो है बच्चों को मैथ सिखा सकते हो, है ना। देखो इसे मैथ्स भी तो समझ में आ रहा है, माइनस प्लस हो रहा है, ज्योग्राफी समझ में आ रही है, मतलब एरिया डिस्टेंस समझ में आ रहा है, आवर्स समझ में आ रहे हैं। हेल्प चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व। अच्छा, इस ऐसी लर्निंग को कहते हैं सिचुएशन बेस्ड लर्निंग। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड लर्निंग। क्यों? क्योंकि देखो अब आप बच्चों को क्या कहोगे कि आप भी अपने आसपास के रेलवे स्टेशन को ऑब्जर्व करो, तो ऐसी लर्निंग सिचुएशन पर बेस्ड होती हैं, ठीक है। एंड आप ना बच्चों को बोलो कि भाई रेलवे स्टेशन पे जाकर ऑब्जर्व करो कि वहां पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनलीनेस एंड रैम्प्स, इन सबको ऑब्जर्व करो और देखो वहां पर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, राइट। चलिए ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर पर बात करते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे। द चैप्टर नेम इज चेंजिंग फैमिलीज, कि फैमिलीज में तरह तरह के चेंजेस होते हैं। अब ये बदलाव किस तरीके के होते हैं, तो इस चैप्टर में 3 कहानियां बताई हैं। जैसे एक में तो ये कहा है कि एक छोटे बच्चे ने जन्म लिया एक परिवार में, तो न्यू मेंबर ने जन्म लिया, तो ये भी एक तरीके का चेंज है। दूसरा, एक फैमिली मेंबर ऐसी दिखाई है जिसके फादर का ट्रांसफर हो गया है जॉब के लिए, तो ये ट्रांसफर होना भी एक तरीके का चेंज है। क्यों? क्योंकि फैमिली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। तीसरा ये है कि यहाँ पर नाजली नाम की एक लड़की दिखाई है, उसके जो कज़न ब्रदर हैं, जो एल्डर कज़न ब्रदर हैं, उनकी शादी हो रही है,
तो कहीं ना कहीं अगर हम मैरिज को देखें तो वो भी एक तरीके का चेंज है। इसी तरीके के बहुत सारे अदर चेंजेस भी होते हैं जो चेंजिंग फैमिलीज़ में आते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा बाहर पढ़ने चला जाता है हायर एजुकेशन के लिए, तो भी ये एक तरीके का चेंज है फैमिली में। किसी की मृत्यु हो जाती है घर में, तो भी ये एक तरीके का चेंज हो जाता है फैमिलीज़ में। तो तरह तरह के चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या क्या बनते हैं। अब आपने ना बच्चों को एनकरेज करना है कि वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट एंड हेल्थ कार्ड्स को पढ़ें। तो इससे ना उनको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी अपने बारे में, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, वो बॉय हैं कि गर्ल हैं, तो इस तरीके की चीज़ें उनको पता चलेंगी। ओके, आगे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये वाला पार्ट है जहाँ पर हम शादी के बारे में बात करेंगे कि कितनी उम्र होनी चाहिए लड़के लड़कियों की शादी के लिए, है ना। अच्छा, जो ये मैंने अभी चेंजेस बताए, तो ये आपने बच्चों को बताना है कि जो ये चेंजेस होते हैं ना, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है भाई, ये तो होने ही होते हैं। एंड ये जो चेंजेस हैं ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपने ना चेंजेस होने, जो फैमिली में चेंजेस होते हैं उनके ना उसके बारे में बताना, प्रभाव के बारे में बताना है कि भाई क्या चेंज होता है तो किस तरीके का प्रभाव होता है। जैसे कि अगर जन्म लेता है कोई परिवार में तो भाई वो खुशी का माहौल होता है। अगर ऐसे ही परिवार में अगर डेथ हो जाती है तो उसका थोड़ा सा प्रभाव बुरा पड़ता है फैमिली पर। तो इनके जो प्रभाव हैं, चेंजेस के जो इफेक्ट्स हैं, उसके बारे में आपने बच्चों से बात करनी है, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव तरीके से आपने इस टॉपिक को डिस्कस करना है, ठीक है। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी कर दी जाती है जो अभी 18 साल से कम उम्र की हैं। फिर उनको शादी के चक्कर में अपना जो स्कूल है वो छोड़ना पड़ता है, घर बार तो छोड़ना ही पड़ता है, ऊपर से एजुकेशन भी छोड़नी पड़ती है। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जिनमें है कि भाई हमें तो शादी के बाद भी पढ़ना है, जैसे कि सुशीला है, ये शादी के बाद भी पढ़ना चाहती थी। तो इसकी एक ट्रू स्टोरी यहाँ बताई गई है। तो सुशीला जो है ये रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, मतलब रंगारेड्डी जिले से बिलोंग करती है। एंड अब ये स्कूल जाना चाहती है, उसके लिए इसने पंचायत की हेल्प ली थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो आपने क्या बताना है बच्चों को, अगर लोकल लेवल पे हेल्प ली जाए तो किसकी हेल्प ली जा सकती है? पंचायत की, है ना। तो अगर गांव में, डिस्ट्रिक्ट में हेल्प ली जाए तो पंचायत की हेल्प ली जाती है, जो कि एक लोकल बॉडी हो गई। तो पंचायत ने सुशीला की हेल्प की एंड पंचायत ने ये कहा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको खेलने दो, इनको पढ़ने दो, इनकी शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर ना ये भी बताया कि आंध्र प्रदेश में एक स्पेशल कैंप है, एक ग्रुप है, और जो आज के टाइम पर भी है, जिसमें ना जो मैरिड लड़कियां हैं उनको स्कूल वापस भेजने का इंतज़ाम किया जाता है। अगर कोई लड़की जिसकी शादी हो गई 18 साल की उम्र से पहले, या कोई भी लड़की जो शादी होने के बाद स्कूल जाना चाहती है, तो उनकी हेल्प करी जाती है इस ग्रुप के द्वारा। तो ये ग्रुप कहाँ से बिलोंग करता है? आंध्र प्रदेश से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपसे ना एज पूछ ली जाएगी, तो एज के बारे में यहाँ डिस्कस किया हुआ है कि आपने ना पहले तो बच्चों को बताना है उनके बारे में जिनकी जल्दी शादी कर दी जाती है, फिर उसके बुरे प्रभाव के बारे में भी आपने बच्चों को बताना है कि भाई अगर जल्दी शादी कर दी जाती है तो बच्चों का खेलना छूट जाता है, बच्चों का स्कूल में पढ़ना छूट जाता है, राइट। फिर आपने चाइल्ड मैरिज एक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करनी है, जिसमें आपने ये बताना है कि हमारे कानून में स्ट्रिक्टली एक फिक्स एज है, लड़कियों की उम्र कितनी होनी चाहिए, लड़कों की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो लड़कियों की उम्र 18, लड़कों की उम्र 21 होनी चाहिए, तभी उनकी शादी को लीगल माना जाएगा, अदरवाइज वो शादी इलीगल होगी। एंड अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी, जैसे कि लड़की की शादी 18 से, लड़कों की शादी 21 साल की उम्र से पहले करते हैं, तो उनको जेल भी हो सकती है ऐसे पेरेंट्स को, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी आप जो है थोड़ी सेंसिटिव तरीके से आपने बच्चों को बतानी है। देखो, जेल वर्ड तो आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो बच्चों के सामने, बट ये तो खैर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि भाई आपने ये जो पॉइंट है ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली।